कैसे हुआ? ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर के ये हम आज न्यूमेरिकल करने लगे। ठीक है, हो गया याद? नेक्स्ट करो तीन जितने मैं इनको करवा रहा हूँ। हो गया याद? नेक्स्ट आपको फोन ये भी सही है। तो बोल दूँ आपको, नातिक और गैर नातिक मुसावात वो नहीं करना, वो मैं बता दूंगा, मैं रीड करूंगा तो बता दूंगा। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। एक अच्छे बच्चे की खासियत होती है कि वो रूटीन में चलता है। बस जो बच्चा अपने साथ कमिटमेंट हो जाए ना, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। जैसे अपने आप को ही नहीं समझ पाएगा ना, ना अपनी रूटीन को, ना अपनी मैनेजमेंट को, वो ना खुद के लिए ठीक रहेगा, ना वो किसी और के लिए। तो सबसे पहले खुद को मैनेज करना सीखो। आपको पता होना चाहिए आप क्या करने वाले हो और उसका क्या रिजल्ट आप 1 वीक बाद, 2 वीक बाद या 3 डेज बाद मिलने वाला है। लाजमी नहीं कि कोई एक उस्ताद आप पे बर्डन डाले जी ये टेस्ट है तब आप तैयार करो। ये उस्ताद की फिक्र नहीं। अगर उस्ताद आपका पूरा साल आपसे टेस्ट नहीं ना ले रहा तो ये उसकी सरदर्द नहीं है। उसकी सरदर्द इतनी है कि आप तक एक अच्छे से कंसेप्ट पहुंच सके और आप उस कंसेप्ट को आगे इजीली एक ब्लैंक पेज के ऊपर पुट कर सको। वो ब्लैंक पेज पे जब अपना मटेरियल पुट करोगे वही आपके नंबर्स और आपका एक फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। ये तो हम हैं जो आपके ऊपर पागल हैं जी, आपके टेस्ट भी लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो। आपकी तरफ से कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती कि हमने ये प्लान किया हो या दिखाया हो कि हाँ जी हम प्लान करके बैठे हुए हैं, अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम उसके पीछे अल्टरनेटिव हैं। अभी हमारे टीचर नॉन स्पोर्टिव हो जाएं तो आप खुद देखोगे आपका रिजल्ट गिर जाएगा। ऐसा क्यों? अगर कॉलेज वाले आपके लिए नॉन स्पोर्टिव हो जाएं तो आप देखोगे आपका रिजल्ट गिर जाएगा। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब है कि बच्चे डिपेंडेंट हैं। जो बच्चों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मैं हर बार ये कहता हूँ, मैं अगर आपको कोई मटेरियल लिखाता हूँ ना तो आपके पास नहीं मौजूद तो आपको मांगने का हक ही नहीं है। वो आपकी गलती है कि आपके पास नहीं मौजूद। अब किसी की क्या जिम्मेदारी है वो आपको भी दे और खुद भी लिखे? वो बेवकूफ़ है कि अपना मटेरियल किसी को प्रोवाइड करे। वो खुद एफर्ट कर रहा है और उसके एफर्ट का फ़ायदा कोई दूसरा उठाने वाला है कि आप बताओ? खुद ही लिखने वाला बेवकूफ़ था कि कल मुस्तफ़ा ने छुट्टी की है, चलो जी कह रहा है हमारे से मिल ही जाना है। और इसी तरह बच्चे आगे निकलते हैं और नॉलेज कम होता है, नॉलेज किसी और ने लिया होता है, मटेरियल किसी और का यूज़ होता है और बच्चा निकलता कोई और। तो बेटा बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, खुदा आपके लिए बेहतरीन करे, आपको आपका रिजल्ट अच्छा मिले, लेकिन खुद के साथ कमिटमेंट करना सीखो। जिस चीज़ का नुकसान हो उसे कवर करना शुरू कर दो अभी से। बस मैं हमारे को भी यही कहता हूँ, बायो रखी है तो कुछ घर वालों को करके दिखाओ, पॉसिबिलिटी करके दिखाओ, निकल के दिखाओ आगे किसी की हेल्प के बगैर। लाइफ उसे कहते हैं। और दुआ भी यही रहती है कि खुदा मुझे कभी भी किसी के आगे झुकने ना देना और ना मुझे ऐसे कंडीशन में डालना कि मैं किसी के आगे झुक सकूं। आप जो किसी से चीज़ मांगने आते हो ना, मेरी नज़र में वो भी झुकाव ही होता है। एक बाल पेंट भी किसी से अगर मांगते हो आप,
अच्छा, एक छोटी मज़े की बात, उसके बाद ये चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है इस चैप्टर के, क्योंकि इसके जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने थी। अब जो चीज़ है वो भी आपके सामने है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ 2 फार्मूले या 3 फार्मूले के ऊपर पूरे न्यूमेरिकल ये हो जाते हैं सॉल्व। स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन न्यूमेरिकल आसान है, तो बोर्ड वाला भी कोशिश करता है कि ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट वाले नहीं दे, तो इस वजह से आपको मैंने बता दिया कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके लिए क्या है। अच्छा, कल एक बच्चा पेपर कर रहा, मैंने कहा बेटा आपकी स्पीड बहुत स्लो है, तो टाइम में नहीं कर पाओगे आप। कहता सर आप टेंशन ना लें। अब बंदा पूछे मैंने क्यों टेंशन लेनी। अब ये बच्चे के जो आंसर, ये अब नहीं सुन रहा मैं, जब का एक्सपीरियंस चल रहा है, बच्चे वही कहते हैं सर आप टेंशन ना लें। आपने भाई सुने नहीं सुने, अक्सर बच्चे ना पेपर्स कर रहे हो, टीचर कह देते हैं ना कि बेटा जल्दी कर लो, कि सर आप टेंशन ना लें, बेटा आप गलत कर रहे हो, सर आप टेंशन ना लें। सर ने क्यों टेंशन लेनी। सर की एक टेम्परेरी टेंशन होती है जब तक उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती है। टेंशन तो आपने लेनी है अपने फ्यूचर में, आपने रातें जागनी है अपने फ्यूचर के लिए, आपने सोचना है कि मैं इसमें नाकाम हूँ, अभी कैसे पास हूँ अपनी लाइफ में। एक टीचर ने टेंशन क्यों लेनी है आपकी। जब आप इस इंस्टीट्यूट से, आप इस अटैचमेंट से निकल जाओगे, तो टीचर ने क्यों टेंशन लेनी है। आप घर जाते होंगे, आगे पीछे मैं सोच रहा हूँ मुझसे रात सोया नहीं सोया, खाना खाया नहीं खाया मुझसे ने, ये मैं टेंशन लेता हूँ। मुश्तबा को घर डांट तो नहीं पड़ी होगी, कोई लड़ा तो नहीं होगा, है मुश्तबा को रजाई के बगैर तो नहीं सोना पड़ रहा। तो ये टेंशन मैंने क्यों लेनी है बताओ खुद ही। अब इसमें मैं और कौन सी टेंशन मैं ले सकता हूँ। तो बस मेरा सिर्फ आपके साथ, मेरे साथ अगर कोई बच्चा अटैच होता है कुछ भी, तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा इंजॉय करे। मुझे इंजॉयमेंट बहुत अच्छी लगती है, आपको पता नहीं पता, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ना इंसान, तो इंजॉयमेंट खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाती है। जब एक बच्चा नॉन बैचलर होता है ना, यानी अनमैरिड होता है, तो उसकी लाइफ और होती है, एक जो बैचलर यानी जो मैरिड में आ जाता है उसकी लाइफ कोई और होती है। तो यही बात है, जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ना, उसकी लाइफ खुद ब खुद चेंज होने लग जाती है। तो जो आप बैठे हो, ऑल ऑफ हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक हो। कितने बच्चे गए हैं, कितने बच्चे हैं, जब तक नहीं है मैंने उनकी मेरे क्या है। अब कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं ताल्लुक है। जब तक आप मेरे साथ अटैच हो तब तक मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपके फ्यूचर को आपको सिक्योर करने की रहती है, कि हाँ जी अगर इधर से निकलोगे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर जाओ। कल क्या पता मैं आपको देखने के काबिल हूँ या ना हूँ, लाइफ में हूँ या ना हूँ, लेकिन बस एक विश इंसान के पास रहती है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पेरेंट्स आपके पास है या नहीं है आपको नहीं पता, लेकिन उनकी भी विश है। जब तक उनकी भी विश आपको ही रिलेटेड है, उनकी खुद के रिलेटेड नहीं है जल्दी मेरा बच्चा डॉक्टर बने और मैं एक महल डालूं। उनकी भी एक विश है कि एक बच्चे का अच्छा फ्यूचर आगे सिक्योर हो, जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं करते। अब हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक नहीं करता, ये आप लोगों को भी पता है। तो लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स जब एक कंडीशन से निकल के दूसरी कंडीशन में जाते हैं, तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि मेरी इंजॉयमेंट नहीं है, मैं एक बेकार सा एक शख्स हूँ, हाँ जी बस क्या अफरा तफरी में पड़ा रहता हूँ, हर दफ़ा आपको पकड़ लेता हूँ, बातें सुनाता रहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो करते हैं, बहुत कहानी हमने सुन ली, ये कहानी का असर अभी तक ख़त्म। आगे हमारे पास है जी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है जी बेटा, फर्स्ट आपका द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम रेडियो ट्रांसमीटर। एक ट्रांसमीटर है रेडियो, वो वेवलेंथ क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और वेवलेंथ की, ट्रांसमिट की जो लेंथ है, वेवलेंथ है वो कितनी 1500। इधर मैं रेडियो ट्रांसमीटर समझ लो लगा दिया, इसकी लिमिट आपको पता चल गया कि वेवलेंथ दरअसल इसी तरह होगी, और जो इसकी मैं 1500 मीटर तक तो नहीं ना बना सकता। आप समझ लो कि ये जो इसकी वेवलेंथ है ट्रांसमिट करने की वो कितनी है, 1500 मीटर। यहाँ पे गिवन डेटा लिख देता हूँ। वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वेवलेंथ तो मैंने लिख दी है यहाँ पे। और ये कितनी है, आप भी पढ़ के नहीं है, नहीं पढ़ी कभी, साइंस में नहीं थी आप।
फिर तो आप अच्छे बच्चे। 1500 मीटर, क्लियर होगी। ये फर्स्ट वेवलेंथ है, एक ट्रांसमिट कर रहा है। दूसरी कंडीशन देखो, और उसकी फ्रिक्वेंसी इज 200 किलो हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी पर वेव की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कर लेते हैं, या इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कर लेते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है। तो एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रही हैं? 200 किलो हर्ट्ज। वेवलेंथ होना और उसके अंदर वाइब्रेशन होता फर्क पड़ता है। आ रही समझ? वो कितनी दफ़ा वाइब्रेट हो रही है, यानी मैक्सिमम पे जा रही है, मिनिमम पे जा रही है, कितने एम्पलीट्यूड पे जा रही है और कितने नॉन एम्पलीट्यूड पे जा रही है, कितना नोड बन रहा है, कितना एंटी नोड बन रहा है, उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है। मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक लेंथ है, और ये मेरे पास उसकी क्या है, उतनी ही जितनी लेंथ होगी उसमें इतनी वेवलेंथ होगी। ये वेवलेंथ है। अब ये मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ इस तरह, अगर इसको बाउंड कर दूँ, इसको अगर स्ट्रेच करता हूँ, वेवलेंथ तो इतनी रहेगी। वेवलेंथ नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करने पे इसकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। जितनी दफ़ा वाइब्रेशंस करेगी उतनी दफ़ा उसकी फ्रिक्वेंसी काउंट होती जाएगी। अगर एक किया तो वन फ्रिक्वेंसी, दो की तो टू फ्रिक्वेंसी, थ्री की तो आपने फॉर्मूला देखा होगा, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती जाएगी तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज। बेसिक कंसेप्ट जो आप याद कर लो, समझ आई? तो अब मैं आपको इसमें आपने मुझे खुद ही बता देना, आंसर से पहले आपने बता देना कि इसकी फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा हो रही है तो वेवलेंथ की। अब देखो फ्रिक्वेंसी मेरे पास कितनी हो रही है, 200 किलो हर्ट्ज। किलो को चेंज कर लूँ मैं, पूरा ही चेंज कर देता हूँ। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अगला देखो, अगला पार्ट, व्हाट इज अ वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग। क्या वेवलेंथ होगी अगर मैं फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं? अगर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो वेवलेंथ खुद ब खुद क्या हो जाएगी? कम। आपका आंसर हमेशा पहली वेवलेंथ से कम आना चाहिए, क्योंकि मैं इस फ्रिक्वेंसी से उठ के कितनी फ्रिक्वेंसी में चला गया, इस फ्रिक्वेंसी में चला गया, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी? क्लियर? यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो सकती है अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ फ्रिक्वेंसी को? तो जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी, लेकिन हमने इसको प्रूव प्रूव भी प्रूव भी करना कि वाकई डिक्रीज होगी। चलो नेक्स्ट वन, और व्हाट इज द स्पीड, और स्पीड क्या होगी, और स्पीड क्या होगी? आपको पता है स्पीड मेन कांस्टेंट रहेगी, बस एक स्पीड फाइंड कर ली तो वो पर फ्रिक्वेंसी के लिए भी वही रहेगी और सेकंड फ्रिक्वेंसी के लिए भी सेम रहेगी। तो स्पीड के लिए मैं फार्मूला लगा देता हूँ, v इज इक्वल टू f1 लैम्डा वन। v इज इक्वल टू f1 कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई लैम्डा वन कितना है, 1500। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 30। इसका आ गया 30, बाकी 1 2 3 4 5 6 मीटर पर सेकेंड। एक और जीरो ऐड कर दो, बाकी मल्टीप्लाई करके आप इसको कर लेना। समझ आया? अब क्या फाइंड करनी है? नहीं आना? तो फिर गलती कहाँ पे है? 200 के दरमियान 200 था ना, यहाँ पे एक जीरो और आना है ना। 200 यहाँ पे कितने जीरो है, 5, और यहाँ पे अब कितने हो गए, 5। मैंने आंसर तभी साथ रखे तो मैच होता जाए, गलती उसी वक्त क्लियर होती जाए। यहाँ से F1 लिया ना मैंने, यहाँ पे क्या F1, ये V आ गया मेरे पास बेटा। ठीक है, सोल्यूशन 1 आ गया। अब सोल्यूशन 2 पे क्या फाइंड करना है मैंने, वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2। अब ये F2 तो जाए क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, लेमडा, और ये जो लेमडा 2 है v और इस पे डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करने लगा हूँ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू लेमडा 2, और यहाँ पे f2 कितना था मेरे पास 1 2 3 4 5 6, और ये 60 इससे कटे तो पीछे क्या बचा, लेमडा 2 बचा 300। इससे प्रूव होता है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो तो वेवलेंथ कम हो जाती है। क्लियर? एक आसान सा आपके पास आ गया बस न्यूमेरिकल। कहाँ पे? 1 वाले पे नहीं, 30 30 60 पूरे तो हैं इधर। यहाँ पे मैंने कटकटा कर दिया ना। मेरा आंसर तो ठीक है ना, ये चेक करो, आपकी तरह है। अक्सर बच्चों के ऊपर गलती होती है, कहते हैं सर आंसर तो ठीक है ना। आपके सर ने आंसर मैच कर दिया, और क्या चाहिए आपको? तुमने क्यों नहीं गलती निकाली? मैंने पहले पूरे दिन लिखे हैं। वो नीचे गलती थी। मैंने इधर भी पूरे दिन लिखे हैं। अच्छे बच्चे हो भाई। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट टू देन नेक्स्ट 8.3। क्लियर? अभी कहाँ भी करता हूँ। स्टेशनरी वेव इज स्टैब्लिश, तो हमें पता है स्टेशनरी वेव कब स्टैब्लिश होगी, जब उसके पास फिक्स नोड होंगे 2। ये इसको प्लग करूंगा तो स्टेशनरी वेव आएगी, ऐसे ही है ना, इसके अलावा तो नहीं ना आ सकती। स्टेशनरी वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसी में ये पॉसिबल है कि स्टेशनरी वेव 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहां से लेके लेंथ कितनी है इसकी, लिख सकता हूँ लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 120 0.12 नहीं 1.20 मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बाय 100 कर रहा हूँ बस, ऐसे ही है। चलो नेक्स्ट देखो, दोनों फिक्स एंड है, मैंने पहले फिक्स एंड बना दिया। द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट, कितने सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है 4, तो यानी इसका 1/4 ही सब प्लग किया मैंने। अगर दरमियान से प्लग करता तो 1 सेगमेंट बनता, बनाया तो है, सिर्फ एक सेगमेंट बनता, एक सेगमेंट ये बनता बस, तो ये 1/4 बना रहा है, यानी 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 सेगमेंट बने, प्लग कराए। इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट, ये और इसका ऑपोजिट ये 4 सेगमेंट बन गए। और नोड कितने बने, नोड काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5, 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, λ/2। इधर भी कितना आ गया, इधर भी कितना आ गया, इधर भी कितना आ गया, λ/2। और लेंथ फाइंड करने का क्या तरीका है कि अगर मैं सब लैम्डा को क्या कर दूं, आपस में ऐड करवा दूं, तो ऐड करवा के क्या आंसर आता है, मुझसे बताओ। शाबाश, कितना आता है 2λ। मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया बिटवीन दीज नोड्स। क्लियर होगा, मैं एडवांस ही कर लिया ना ताकि मैं पहले ही बताऊँ इन चीज़ों का। अभी सिर्फ यही चीज़ गिवन है हमारे पास, लेंथ गिवन है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट में वाइब्रेट करती है, यानी नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने आ गए 4, एन लिख दूं नंबर ऑफ सेगमेंट्स को, और फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 120 हर्ट्ज आ गई। डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी को भी बोलते हैं यानी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें फाइंड करनी है,
एक फाइंड करना है वेवलेंथ और एक फाइंड करनी है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो फिर मैं इसको बोल देता हूँ एफ एन बोल देता हूँ ताकि मेरा फार्मूला एडजस्ट हो जाए। बस यस सर। वाह, बड़ा लॉन्ग लिख के दिखाया आपने बेटा। एलपीएस समझ आया यहाँ तक। अब लैम्डा फाइंड करने के लिए मामला लग जाएगा। लगा सकता हूँ, कोई भी लगा सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ये लगा लूँ, समझ आ जाएगा कैसे लगाया। नहीं समझ आएगा तो समझ लेना जब दिल करे। तो लैम्डा के लिए क्या लगेगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू, इसको बेसिक साइड पे कंसेप्ट बना के लिख लेना ना, आपको पता चल जाएगा। एल बाय टू लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 2, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 0.06 मीटर। वाह सर, बड़ी स्पीड है आपकी। नहीं, इतनी भी नहीं, गलत हो गया। जब हम बैठते हैं ना पेपर्स के दौरान, हम अपनी कैलकुलेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैंने इसको सबसे पहले ब्रेक डाउन किया, ये आपके पास से बेसिक नॉलेज होना चाहिए जब कैलकुलेटर। मैंने इसका पॉइंट ब्रेक डाउन करके गायब कर दिया। इसका आंसर क्या आ गया 6। जो पॉइंट ब्रेक डाउन किया हुआ था वो लगा दिया वापस। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमें कम से कम कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े। आप लोगों को कोशिश करनी पड़ती है। आपका एनटीएस का टेस्ट आ रहा है बहुत जल्द। हो गया। F1 फाइंड करें। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का हमने एक फाइनल निकाला था इन स्ट्रेच इन स्ट्रिंग के अंदर, एक फाइनल फार्मूला निकाला था। वो फाइनल फार्मूला क्या था, एफ एन इजल टू एन एफ वन। एफ एन इजल टू एन एफ वन। तो वो इधर लगा देता हूँ। क्या फार्मूला किया हुआ था, एफ एन इजल टू एन एफ वन। एफ वन फाइंड करना, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या आ गया, एफ वन। तो मजीद आगे चलते हैं जी। एफ वन इज इक्वल टू एफ एन कितना है 120/4। एफ वन कितना आ गया 30 हर्ट्ज। इजी न्यूमेरिकल है ना उदा? उदा बोल लो, मौज अच्छे नहीं लगते आप, गुनगुनाते रहा करो। हमार क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट। सेगमेंट बना लेना ताकि अब हम ये ना कहो कि सर, क्योंकि मैंने भी भूल जाना है कल तक। ये आपकी बुक में निकाल के रखे हैं मैंने। मिस्टर ने ये चैप्टर प्रॉपर क्लियर नहीं किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलें 8.4। ये भी थोड़ा सा बेसिक मैथ है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द नॉट एमिटेड होने वाला, एक नोड से जो फ्रिक्वेंसी एमिट होगी, यानी जो नोड से उठ के जो एक फ्रिक्वेंसी की तरफ जाएगा, ये नोड है और यहां से एक फ्रिक्वेंसी बनी, या ये नोड कह लो, या आप इस नोड के बजाय इस नोड को कंसीडर कर लो। नोड के बाद जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी एमिट हो रही है वो कितनी है, 300 हर्ट्ज। वो कितनी है 300 hertz. What will be the frequency of this node if the length of the wave is reduced 1/3? क्योंकि ये अपने दूसरे नोड तक तो जाएगी जाएगी, जाने या जाने से पहले इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें कितना, अगर उसकी लेंथ ऑफ वेव यानी वेव लेंथ को रिड्यूस कर दें कितना 1/3 विदाउट चेंजिंग दी टेंशन। फोर्स सेम रखें, थोड़ा सा बना के बेटा बॉयज देख लो इधर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो तो आपका क्लियर हो गया। यस यस, ये तो निकल गया सारा न्यूमेरिकल आपके हाथों से। ये बेटा एक नोड है, ये एक नोड है।
इस पर एक टेंशन की फोर्स लगाता हूँ, वो फोर्स कांस्टेंट रखता हूँ, तो जो उसकी वेवलेंथ में रिड्यूस आ रहा है वो कितना आ रहा है रिड्यूस, वो रिड्यूस आ रहा है 1/3। तो इस वेवलेंथ को क्या नाम दूंगा, क्या नाम दे दूं, इस वेवलेंथ को क्या नाम दे दूं, 1 2 3 नहीं दे सकते, वो सेगमेंट्स में चला जाएगा। प्राइम का नाम दे दूं कि वेवलेंथ प्राइम है, कि सेगमेंट्स में भी ना जाए और ये 1/3 रिड्यूस भी हो जाए। ठीक हो गया। आने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है इसकी, कि वेवलेंथ 1/3 रिड्यूस हो जाए तब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे बिना किसी वैल्यू के। द टेंशन इज इंक्रीज, अगर मैं टेंशन को इंक्रीज करूंगा, आपको पता है नंबर ऑफ सेगमेंट ज्यादा हो जाएंगे। टेंशन मतलब स्ट्रिंग पे लगाएगी फोर्स, अगर मैं उस फोर्स को कितना इंक्रीज करूं, 1/3, इस टेंशन की फोर्स को इंक्रीज कर दूं कितना, 1/3, तब भी बताओ ये फोर्स है, टेंशन की फोर्स है, यानी टेंशन है, तब बताओ फ्रिक्वेंसी क्या होगी। इन दोनों कंडीशन में फ्रिक्वेंसी बतानी है, तो मैं इसका पहले निकाल लूं, यहाँ पे कितना आ जाता है, एलसीएम निकाल लो ना, कंफ्यूज ही हो जाते हो। 2 λ/, इसका निकाल लो, हैं 4 λ/3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों एफ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू 2/3 λ, और एफ इज इक्वल टू प्राइम में ही क्या बनेगा 4/3 एफ। फाइंड क्या करना है, दोनों की फ्रिक्वेंसी, इसकी भी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है और इसकी भी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। अब जब मैं इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करने की तरफ जाऊंगा तो स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्पीड और टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब मैं आगे चलता हूँ इसकी फ्रिक्वेंसी की तरफ, मैं इस चीज को रेज करूँ, फिर लिख लो यहाँ तक, इससे पहले कि मैं इस चीज को रेज करता हूँ। ये साइड नॉलेज होता है, ठीक है ना, ये लिखना मेंशन जरूरी नहीं होता। हाँ जी, हाँ बेटा 5 नोट्स, 2 नोट्स कितने हैं बेटा, एक डिस्टेंस λ/2, इतना λ/2, इतना λ/2, इतना λ/2, इतना λ/2, 2 नोट्स कितने डिस्टेंस है ना बेटा, 2 नोट्स के दरमियान एक डिस्टेंस लैंडा, एक नोड का λ/2 नहीं है, 2 नोड का एक λ/2। ये क्या है? ये वेवलेंथ है बेटा, रिड्यूस की विदाउट, आप देखें अभी क्या होता है, एक्शन हो गई। तो इस साइड पे लिखते हैं, इसके अंदर थोड़ी लिखते हैं गिवन डेटा के अंदर। चलो अब हम सॉल्व करते हैं फॉर एलिमिनेशन मेथड, मैथ का बेहतरीन मेथड। खेलते रहते हैं बच्चे भाई, उनका फ्री पीरियड चलता है ना, कोई बात नहीं, बेस करो इसे। चलो पहला जी फार्मूला v इजल टू एफ लैम्डा लगा दूँ, v इजल टू एफ लैम्डा, इसको क्या दूँ इक्वेशन 1। दूसरा लगा दूँ v इजल टू एफ प्राइम और लैम्डा प्राइम लगा दूँ, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। बहुत इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, कंपेयर बोथ इक्वेशन, तो क्या होगा देन वी गेट, तो व्हाट वी गेट, v की जगह रिप्लेस हो जाएंगे एफ लैम्डा इज इक्वल टू एफ प्राइम लैम्डा प्राइम, और लैम्डा प्राइम की मेरे पास वैल्यू क्या है मौजूद है, मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा एफ लैम्डा इज इक्वल टू एफ प्राइम, और इसकी वैल्यू क्या मौजूद है 2/3
लैम्डा ये आ गया। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? एफ लैम्डा की वैल्यू वी इज गोट एफ लैम्डा, ये फोर्स है, टेंशन की फोर्स है, ये टेंशन है, इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके वे वाले चैप्टर में, टेंशन की जो फोर्स है। यहाँ तक समझ आ गया? ये लेमडा से कटा, पीछे क्या बचा? एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम 2/3। एफ प्राइम फाइंड करना है तो जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सोल्यूशन ए है। ठीक हो गया? ये सोल्यूशन ए का एफ प्राइम आ गया। तो यहाँ पे एफ प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा? 3f/2। एफ प्राइम आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा 450 हर्ट्स। आई थिंक 450 हर्ट्स आना चाहिए। ये 150 में कटा और 150 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 450 हो गया। सारे ही बैठे रहते हैं, वरना कोई एक्स्ट्रा भी आता है। हाँ थक जाते हैं ना, सुबह के पढ़ रहे होते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं आप लोग। दे दो। नहीं बैठ रहा, मैं मजाक कर रहा था, बातों को सीरियस नहीं लेते। फेस करूं? क्या मिला था इसका? क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक है? बस दूसरा पॉइंट सुना दो जल्दी। हाँ कर दीजिए, कर उसकी ओपनिंग सिम चला दें। चलो जी बच्चों, आई रिमूव दिस, देन वी मूव नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट कुछ भाई नहीं, जाओ भाई। ये भी मेरा भाई है शहजादा। सोल्यूशन बी, टेंशन का रिलेशन बनाना फ्रिक्वेंसी के साथ। और ये आपको तो पता होगा कि हमने जब पहली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फाइंड की थी, उसमें हमने एक वी का फार्मूला रखा हुआ था F/m, फिर उसको ड्राइव करते थे और मजीद आगे चलते थे तो वहाँ पे आता था एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/2L F/m। ये कभी हमने अपनी लाइफ में फार्मूला देखा हो? देखा है? यानी आपकी लाइफ अच्छी गुजरी है। चलो हम इसमें पहले इसको ड्राइव करेंगे एफ की वैल्यू पुट करके, देन हम ड्राइव करेंगे इसको मजीद। ठीक है? बी को टेंशन के लिहाज से और पहले को वेवलेंथ के लिहाज से। क्लियर है? हमने पहली कर ली है, अब बी करनी है। द टेंशन इज इंक्रीज 1/3 चेंजिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर हो गया? चलो जी, एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/2L, एफ की वैल्यू क्या है? 4/3 F/m। ये 4/3 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा? 4 अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1/2L F/m बच जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? F1 के जैसे F1 भी हुआ है
हाँ, ये एफ के इक्वल आ जाएगा बेटा, 4/3 यहाँ पे आ जाएगा एफ के इक्वल। क्लियर? ये एफ प्राइम का फॉर्मूला, तो ये किसका फॉर्मूला है? एफ का फॉर्मूला। यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा जब मैं इसको पुट कर दूंगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 300। अब ये मेरा दिमाग नहीं चलेगा, इसको कैलकुलेटर लगाओ, अंडर रूट आ गया। ये लो जी, कितना? 6 ट्रांसलेटर। चलो जी बच्चों, ये भी हो गया। लास्ट करते हैं, कल 5 करेंगे, खत्म हो जाएगा। आज 4 करने वाले, भी 3 किए हमने, टोटल 10 है इसके। तो आप आज करते हैं, हाफ कल करते हैं। मेरा डस्टर कौन उठा के देखे? मेरा डस्टर हो गया, ये गिर गया मेरा डस्टर। रेस करूं? चलो जी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम पकड़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन को, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को। सोचा था आज सारे करवा दूंगा, लेकिन किस्मत नहीं। हम बातें ज़्यादा करते हैं, पढ़ते काम में। ऐसी है ना? मैं तो ले लेता हूँ बाद में, आप नहीं लेट पहनना, अपनी ने तो लेने ही लेना। चलो जी बच्चों, एन ऑर्गन पाइप। अब ऑर्गन पाइप आ गया, आपको पता ही है इंस्ट्रूमेंट वाला पाइप होता है। इससे हम ट्यून सेट करते हैं, जिसे हम फ्लूट कैसे सेट करते हैं, बजा सकते हो ट्यून किस इसकी? चलो, एन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक ऑर्गन पाइप है, उसकी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है? फंडामेंटल हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? और नेक्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल F1 होगी, नेक्स्ट हार्मोनिक यानी F2 होगी, लाजमी नहीं F2 होगी। जिसकी ओड है उसकी क्या आएगी? 3 आएगी। आपको पता है क्लोज की ओड थी और दूसरे की नेचुरल थी। चलो जी बच्चों, प्यारे बच्चों, चलते हैं जी हम अपनी दुनिया में। मेरे पास जी लेंथ है जी, कितनी लेंथ है जी? 0.5 मीटर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड फंडामेंटल नेक्स्ट हार्मोनिक F1 एंड F2। ये दो कंडीशन में हमने फाइंड करना है। एक करना है ओपन ने, और एक करना है जी, अब इसको एडजस्ट कर लेना आपने अपने मटेरियल में, यानी अपने गिवन डेटा में कैसे करना है, ठीक है ना। आपने ऊपर हेडिंग देनी है, फॉर ओपन F1 क्वेश्चन मार्क, F2 क्वेश्चन मार्क, फॉर क्लोज F1 क्वेश्चन मार्क और F2 क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट इसी तरह डिज़ाइन नहीं बना के आपने लिख देना। आपके नंबर्स हैं बोर्ड में, हमें कौन सा स्टार डिज़ाइन सिखा रहे थे। चलो अब आ जाए जी फॉर ओपन। फॉर ओपन के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जी, Fn इज इक्वल टू NV/2F। क्योंकि हमने अभी तक लॉन्ग याद नहीं किया, इसलिए आपको शायद भूला हो। ऐसे ही ना, यही फॉर्मूला देखा कभी? हमारे बताओ क्लोज के लिए क्या होता है ये फॉर्मूला? हमारे कौन सी दुनिया में जा रहे हो? हाँ जी, NV/4L। बस इतना फर्क। इसमें इवन, इसमें नेचुरल होते हैं एंड उसमें ओड होते हैं। प्रूव भी किया था हमने 1, 3, 5, 7, और आप लोगों ने प्रूव किया था। फॉर ओपन के लिए फॉर्मूला है, मैंने क्या F1 फाइंड करना, तो F1 N की वैल्यू 1 हो जाएगी, V की पे वैल्यू हमने ये इन्होंने देनी है, देंगे, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कट ही जाएगा, ये 350 आंसर रह जाएगा इसका। 0.5 ये डायरेक्ट ही आ जाएगा इसका आंसर। F1 इज इक्वल टू
350 मैंने इसका नीचे दिया और 2 5 10 10 से कटेगा और ऊपर बच गया 350 ही आंसर बच गया। इसी का F2 फाइंड कर लेता हूँ 4 ओपन के लिए। इसकी नेक्स्ट जो हार्मोनिक होगी F2 होगी, क्लोज की नेक्स्ट हार्मोनिक F3 होगी, F2 नहीं हो सकती। जब वो आएगी मैं बताता हूँ आपको। इसकी तो कर लें पहले। N यहाँ पे 2 लग गया, V मेरे पास 350 लग गया, यहाँ पे लग गया 2, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे 700 आ गया समथिंग 0.5, डायरेक्ट 700 आपका आंसर आ गया है। ये भी है तो नहीं है 1 और 2 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आंसर आता है ना। इतना तो कैलकुलेटर चलाना आता होगा। क्लियर है आपका? मेरे से पहले क्लियर लिख भी लिया। ये बच्चे सुस्त हैं। अब फॉर क्लोज के लिए बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ये आप फाइंड कर लो। मैं भी करता हूँ और आप भी फाइंड करो। मेरे से पहले फाइंड कर, ये इधर आ जाएगा F1 इजल टू 4 और N की वैल्यू एक दफ़ा 1 एक दफ़ा होगी 3। देखते हैं कौन पहले करता है। वन फिफ्टी को 3 टाइम 450 तो 525। चलो जी बच्चों, आप तो नहीं जीत सके। सारे आ गए। चलो बच्चों, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट। 1 N की वैल्यू मान जाना तो N की वैल्यू ठीक है। थैंक यू। मैंने थोड़ी सी गंदी की थी आपकी, वो सामने ड्राइव कर रहा था। समझ आया?